वेलकम बैक नाजरीन। पनामा केस के ऊपर बड़ी ही टेक्निकल गुफ्तगू हमारी जारी है। नौशीन साहबा हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई से। नौशीन साहबा, जैसे कि आपने हमारे एनालिस्ट और हमारे जो लॉयर मौजूद हैं स्टूडियो में, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी, यकीनन आपको खुशी हो रही होगी, सारी बातें आपके हक में जा रही हैं। एक बात पूछना चाहूँगी, इमरान खान साहब ने कहा है कि हम अपना काम कर चुके हैं, हमारे पास जो भी सबूत थे हम वो फराहम कर चुके हैं, अब अदालत का काम है कि क्या करना है क्या नहीं। एक सवाल का जवाब तो आज हमने देखा कि बड़ा ही उन्होंने घुमा फिरा के जवाब दे दिया है। बाकी दो सवाल में नवाज शरीफ साहब आते दिखाई देते हैं आपको? लेकिन जी मेरा ख्याल है कि जितने सबूत और जितनी डिबेट्स इस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी हैं वो बहुत काफ़ी हैं। अब बहुत इसके अंदर मैं नहीं समझती कि कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रह गए हैं कि जिसके ऊपर मज़ीद डिबेट की जाए। बहुत सारे तजादात हमारे सामने आ रहे हैं। जिस दिन से ये केस सामने आया है उस दिन से लेके आज तक मेरा ख्याल है कोई दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमें प्राइम मिनिस्टर की या उनकी फैमिली की एक जैसी नहीं मिली। बेशुमार तजादात हैं, बेशुमार कंट्रोवर्सीज हैं, और उसके मुकाबले में जिस तरह अभी डिस्कशन में भी हो रहा है कि इतने सारे प्रूफ्स मौजूद हैं। अगर हम इसको टेक्निकल एंगल से भी देखें, लीगल एंगल से भी देखें, हर तरीके से हम लोगों को अब मैं समझती हूँ कि खान साहब ने जो ये कहा है कि हम लोगों ने अब इतना प्रूफ सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गया है कि अगर आज भी वो फैसला कर दें तो मेरा ख्याल है कि वो काफ़ी है। अच्छा ठीक है। अजहर सदीक साहब, एक बड़ा ही अहम क्वेश्चन है मेरे जहन में, ये जो आज बात हुई है आर्टिकल 62 और 63 के बारे में, जिसमें ये कहा गया है कि जिसके ऊपर ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने तकरीरों में झूठ से काम लिया है। कितना हसास हो सकता है नवाज शरीफ के खिलाफ ये? देखिए, आर्टिकल 62 एंड 63 इज़ अ पार्ट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। पहले कहा गया कि ज़ियाउल हक साहब के दौर में, लेकिन 18वीं तरमीम ने इसे रीफ्रेज किया है और इसके ऊपर एक जजमेंट नहीं, देयर आर 8 जजमेंट्स अवेलेबल ऑन दिस सब्जेक्ट। यानी आपको देखिए, हमारे यहाँ तो आप चोरी भी करते हैं और कहते हैं कि आपको पूछा भी ना जाए। अगर आप इंग्लैंड के अंदर चले जाएं, अगर 1 रुपए का भी आपने मिस यूज, यानी मिसाल के तौर पर सोसाइटल वैल्यूज इतनी एनफोर्सेबल हैं कि आपने घर के लिए कोई चीज़ पैसे लगा लिए, आपने दफ्तर में अगर कोई नाजायज तौर पर आपने कोई चीज़ें इस्तेमाल करी, यानी इस बारीकी की हद तक, यानी मैं सेंट की बात कर रहा हूं, मैं पाउंड की बात कर रहा हूं, मैं थाउजेंड्स ऑफ पाउंड की बात नहीं कर रहा, मैं हंड्रेड्स ऑफ पाउंड्स की बात कर रहा हूं। वहां बड़ा वाज़ेह तौर पर ये सोसाइटल वैल्यूज एनफोर्सेबल है। हमारे यहाँ दुख और अफसोस का मकाम है कि आपने 18वीं तरमीम के बाद तमाम इदारों को बिल्कुल मट्टी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन कौन तश्कील दे रहा है? जाने वाली हुकूमत और आने वाली, यानी अपोजिशन और दोनों जमातें जब बैठ के आपस में डिसाइड कर रही हैं। और वक्त ने साबित किया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बांदी बन के रह गया, वो इंडिपेंडेंट काम नहीं कर रहा। नैब का इदारा, नैब का चेयरमैन किसने अपॉइंट करना है? आपके ट्रेजरी बेंच ने और अपोजिशन ने। वो भी आपने देख लिया कि वो भी कोई काम नहीं कर रहा। FIA का दायरा इख्तियार या जुरिसडिक्शन वो कौन अपॉइंट कर रहा है? वो भी गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है। तो आपके यहाँ इदारे तो देखा जाए वो तकरीबन खत्म हो चुके हैं और वो काम नहीं कर रहे। अब सब लोग देखें, लोग दो तरफ देखते हैं, फौज की तरफ देखते हैं या अदालतों की तरफ देखते हैं। मैं समझता हूं कि हमारी अदालतें अगर आज आइन और कानून के मुताबिक, यानी यहां बड़े आदमी को कोई पूछने वाला नहीं है, ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। मुझे अच्छी तरह याद है मेट्रो ऑरेंज के केस में हमने इतनी मेहनत किया कि 8 महीने हमने लगाए और अदालत के सामने, वरना तो कोई फैसला इनके खिलाफ आता ही नहीं था। अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी का दौर ले, मैं वही वकील हूं जिसने यूसुफ रज़ा गिलानी को डिस्क्वालीफाई कराया था। मैंने पिटीशन फाइल की थी आसफ अली ज़रदारी के अगेंस्ट। मैंने पिटीशन अगर फाइल की तो उन्हें पीपल्स पार्टी का ओहदा छोड़ना पड़ा उन्हें, और ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। लेकिन और उसी दौर में अगर आपको याद हो हुसैन हक्कानी के अगेंस्ट केस क्या हुआ, तो ये जो मामला था सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है ना, ये बहुत बारीक बेबीनी से देखना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट अदालतों से लोगों को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। क्या समझते हैं ये बारीक बीनी से देखा जाएगा? देखिए, मैं अभी तक एक तो जहां तक मेंटेनेबिलिटी का सवाल है वो फैसला हो चुका है कि 184(3) के अंदर पिटीशंस मेंटेनेबल है। अब दूसरा जो इशू आना है, एक तरफ देखा जाए इलेक्शन कमीशन ने भी हाथ उठा लिए हैं, नैब हाथ उठा चुका है, तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास चूंकि तमाम इदारे नाकाम हो चुके हैं और किसी ने अपना दायरा इख्तियार नहीं इस्तेमाल किया, सुप्रीम कोर्ट को अपने तय में जो जजमेंट्स मौजूद हैं, जो रिकॉर्ड पे चीजें अवेलेबल है, वहां बैठ के अब ये मामला देखना है और पाकिस्तान की
पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होना है कि अकाउंटेबिलिटी यहां किसी की होनी नहीं है। अगर आप अकाउंट, दूसरा देखें एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से मामला देखिए, कितने ताकतवर लोग हैं कि आपकी इंडिया वालों के साथ दोस्ती है, आपकी सऊदीया में दोस्ती है, आपकी चाइना में दोस्ती है, आपकी टर्की में दोस्ती, और आप लोग कतरी, यानी इस तरह के हुक्मरान जो कल बैठ के, यानी जिनको बचाने के लिए अगर आ जाएं तो कल को हम कैसे, ये सुप्रीम कोर्ट को ये मामला भी देखना है कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से अगर कतर भी आ गया, अगर सऊदीया भी आ गया, अगर टर्की वाले भी पीछे होके गए थे, तो ये तो सारा तय बुर्दगान सब ये सारे मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। यहां बैठ के एक प्रेसिडेंट सेट होना है। और मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, अगर आप खिलाफत रास्ता में चले जाएं, हजूर नबी करीम की लाइफ के चले जाएं, अगर हजरत फातिमा आपके बारे में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा सकते हैं, अगर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक बेहतरीन मिसाल कायम कर सकते हैं, तो यहां तो ये मामला तो आपको देखने हैं कि कौम की पूरी नजरें जो है ना इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं। और मैं समझता हूं कि अगर ये आइन और कानून के मुताबिक चीजें सारी सामने रख दी गई हैं, ये भी एक मजाक है कि एक अमीर आदमी के लिए बड़े से बड़ा वकील मौजूद है और वो ताकत से ताकतवर वकील कर लेता है। अगर ये एक आम आदमी का केस हो तो क्या उसको प्लीड करने में ये क्या मामला, क्या मुश्किलात पेश आनी है, ये वो सारे मामलात हैं। एक प्रेसिडेंट सेट होना है, मुझे बड़ी उम्मीद है, और ये मैं समझता हूं इट इज अ बेस्ट केस फॉर एक्सरसाइज ऑफ जुरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 184(3), जिस पर डिस्क्वालिफिकेशन की हद तक सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार मौजूद है। दूसरा जहां तक बात है वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से, वो शायद सुप्रीम कोर्ट वो अपने तय मामला देख नहीं सकती है। अगर वो देखना होगा, एक बड़ा बारीक सवाल एक और है कि ये आज हुकूमती नुमाइंदे कहते फिर रहे हैं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स के तहत आपने कर लें, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत 5 साल की लिमिटेशन है। भाई वो तो चाहेंगे भाई वहां, लेकिन करप्शन की लिमिटेशन 1985 दी हुई है, डेडलाइन एक लिमिट दी हुई है नैब ऑर्डिनेंस ने। तो यहां ये इख्तियार मौजूद है कि अगर कम अज कम इस मामले की तह तक जाना चाहिए और ये कौम को पता चलना चाहिए। और दूसरा, अगर ये पैसे वैसे अगर इन्होंने किए, ये सारे डिक्लेयर कर देते ना, पहले दिन ही कौम के सामने रख देते। आपके तीनों तकारीर में तजाद, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बच्चों की बातों में तजाद, अल्हम्दुलिल्लाह आपके वोकला के कहने पे तजाद, अल्हम्दुलिल्लाह आपके जितने वज़रा बाहर आके रोजाना तकरीरें करते हैं उनमें तजाद, अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो नीचे लीडरशिप है उनमें तजाद, तो अल्हम्दुलिल्लाह पे सारा कुछ ये चल रहा है। अच्छा मीर साहब, सलमान असलम ने आज जो बात की, आज जो बहस हुई है, उन्होंने कहा है कि 2011 में खरीदी जाने वाली 142 कैनाल अराजी की रजिस्ट्री मरियम नवाज के नाम पे थी और पैसे नवाज शरीफ साहब ने दिए और फिर वो पैसे वापस कर दिए गए, इसलिए उन पैसों का नवाज शरीफ के अखराजात में शामिल किया गया, अगले साल उनको असासों में दिखाया गया। बड़ी ही कोई कॉम्प्लिकेटेड सी स्टोरी आज बयान की गई है और घर ही में ये हिसाब किताब चल रहा है। क्या जुबानी कलामी बातें जो वो इतनी अहमियत रखती हैं कि एक पॉइंट को ही खत्म कर दिया जाता है? देखें, यू नेवर नो कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड सी और कंफ्यूज एम्बिगुअस सी बातें हुकूमती वकील कर रहा है, ये कन्विंस कर ले सुप्रीम कोर्ट को। यू नेवर नो। हैविंग सेड दैट, जो इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मज़हका खेज बात है ना, ये तो बड़ा छोटी सी बात है। वो ये है कि पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर मियाँ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, एक ही तकरीर किया उन्होंने पार्लियामेंट में अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए, और उससे पहले अगर आप उसका बैकग्राउंड देख लें तो 10 सरबराहान मुमलकत हैं जिनका नाम आया, उसमें से 8 ने अपने आप को क्लियर किया पार्लियामेंट के अंदर आकर, बिल्कुल ब्रॉड शोल्डरली अपने आप को पेश किया, सवालात हुए, उन्होंने वापस डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए कि जी पानामा लीक्स में, ऑफशोर कंपनीज में ये हमारा नाम आया है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मनी ट्रेल है, पूरी डिटेल बताई गई। एक प्राइम मिनिस्टर थे आइसलैंड के जो जवाब नहीं दे सके, उनको रिजाइन करके जाना पड़ा। बिल्कुल सही। अब दुनिया के अंदर पानामा लीक्स के हवाले से जो 10 सरबराहान मुमलकत हैं, उसमें सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं जिनके ऊपर ओनस है कि वो प्रूफ करें कि वो गिल्टी नहीं है। ठीक। सबसे पहली बात तो ये है। पार्लियामेंट के अंदर वो आते हैं, वो कहते हैं जी कि हमारे वालिद मोहतरम जो हैं वो दुबई गए, एक कंपनी वहां पे फैक्ट्री लगाई, $9 मिलियन की वो बिकी, फिर वहां से जद्दा गए, वहां पे कंपनी लगाई, $17 मिलियन की वो बिकी, वहां से जो ये पैसे थे इससे हमने लंदन में जाके फ्लैट्स खरीदे। बिल्कुल सही। ठीक है जी। जो डूबियस है चीज, जो मामला जहां जाके अटक जाता है, जो जहां एम्बिगुअस होता है मामला, वो क्या है? हुसैन नवाज साहब इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि हमने कभी किसी बाहर इमदाद नहीं ली, किसी कतरी शहजादे से और किसी और जगह से, और पर्टिकुलरली उन्होंने नाम लिया, उनसे पूछा गया, एंकर ने पूछा कि आपने कतर से इमदाद ली, उन्होंने कहा जी हमने कभी इमदाद नहीं ली। और जो कतरी शहजादे का लेटर दे रहे हैं वो इन दोनों मामलात से बिल्कुल मुख्तलिफ है।
सही। वो आके एक और जगह के ऊपर कड़ी मिलती है कि जी ये तो कतरी शहजादे ने गिफ्ट दिया था, गिफ्ट से हमने इन्वेस्टमेंट की, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की, और वहां से जब पैसे आए तो उन पैसों से हमने जाकर ये फ्लैट्स खरीदे। सही। फ्लैट्स की ओनरशिप की जो डेट्स हैं, तलसूम नवाज साहिबा, मरियम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट्स के अंदर उनके हवाले से फर्क है, बिल्कुल। और इसकी जो मनी ट्रेल बताई जा रही है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और हुसैन नवाज साहब की तरफ से, उसमें फर्क है। इसलिए कहा गया कि आर्टिकल 62, 63 के तहत प्रेयर की जनाब शेख रशीद साहब ने कि जी इनको फारिग कर दिया जाए, चूंकि 62, 63 के ऊपर ये पूरे नहीं उतरते। वो उसकी जो प्रेयर की बैकग्राउंड है वो ये है। सही है। अच्छा नौशीन साहबा, आपने आमिर साहब की गुफ्तगू सुनी, जैसा कि उन्होंने तमाम वो सबूत बताए हैं जो वीडियो लिंक्स पर मौजूद हैं। कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से कि कल फाइनल होता हुआ दिखाई दे रहा है, देख रही है कल फाइनल? देखिए जी, वही जैसे मैंने आपसे बात की है कि इनफ सबूत जो हैं वो मौजूद हो चुके हैं। हमारे पास अभी ये रिसेंटली आप देखें कि कितने बाई इलेक्शंस सिर्फ इस बात पे हुए हैं कि असासे डिक्लेरेशन में प्रॉब्लम थी। तो जब इस किस्म की मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं तो मैं नहीं समझती कि अब इस फैसले में मज़ीद डिले होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं ये बात ज़रूर करूँगी कि जो इमरान खान साहब का पहले दिन से मौक़िफ़ था कि ये सारी इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए जब नवाज शरीफ साहब रिज़ाइन करें। उनका रेजिग्नेशन बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक सीट पर बैठ के जिस तरीके से वो मुख्तलिफ अदारों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इस वक्त जिस तरह जिक्र हुआ नैब को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जितनी ब्यूरोक्रेसी है, ये 32 साल से यहाँ पे हुक्मरानी कर रहे हैं, इन सब के इनके हाथों के लगाए हुए ये सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको इन लोगों ने इन पोजिशन पे बिठाया हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस इस वक्त प्राइम मिनिस्टर का इन अदारों के ऊपर है कि खान साहब की ये बिल्कुल डिमांड दुरुस्त थी कि इनको रेजिग्नेशन देना चाहिए, तो तब ये जो इन्वेस्टिगेशंस हैं ये ज़्यादा फ्री एंड फेयर तरीके से हो सकेंगे। अच्छा अजहर साहब, अगर तस्वीर के दोनों रुख देखे जाएं, फैसला नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हक में हो, लेट्स सपोज अब तो हम एक एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज अगर ये फैसला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक खिलाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हक में आ जाता है, तो फिर क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल नजर आती है आपको? देखिए, दो बातें मैं बड़ा वाज़े कह दूं कि देखें, यहाँ एक बड़ा वाज़े तौर पर जो इशू है ना, मैं जितनी चीज़ें सामने आई हैं मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि टेक्निकलिटीज़ के अलावा सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा मुश्किल मुझे नज़र आता है कि इस मामले को रद्द कर देना। सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स ऐसी होंगी कि हमारी जुरिस्डिक्शन ये नहीं है, हम ये नहीं कह सकते। 184(3) के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर वैसे देखा जाए, चूंकि चीज़ें इतना मवाद आ चुका है, इतनी डिटेल्स आ चुकी हैं और इतनी मिस स्टेटमेंट्स है और कॉन्ट्राडिक्शंस है, मैं नहीं समझता कि इस मामले 184(3) के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा जो मैं देखता हूं कमीशन बनता हुआ, मैं तो देख रहा हूं कि सारे मसले में कमीशन के हवाले से। और दूसरी बात जो आगे अगला मामला आएगा ना, वो इस वक्त जिस तरह पूरी हुकूमती टीम सामने आ रही है ना, वो इसको बेल आउट करने का, मिसाल के तौर पर अगर कल ये पिटीशंस डिसमिस हो जाती हैं तो इसका दचका पीटीआई को बहुत शदीद सियासी तौर पर लग सकता है कि वो बेल आउट हो जाएंगे और वो कहेंगे कि पहले, यानी इमरान खान साहब का पहला फैसला बहुत गलत था कि वो एक डिफेक्टिव लॉ के अंदर जो रिगिंग के हवाले से बड़ा एक डिफेक्टिव लॉ बनाया गया और उसमें उन्होंने पार्टिसिपेशन कर दी। यहां इस वक्त बड़ा मजबूत स्टांस लेकर वो चल रहे हैं और यही वजह है कि अगर इन कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के साथ देखिए 3 एक्शन आपको नहीं भूलने चाहिए। पहली तो बात है, जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिल नया लेके आए, एक्ट गवर्नमेंट नया लेके आई है इस स्टेज के ऊपर। दूसरा, 184(3) के तहत जो अपील प्रोवाइड करने के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 25th अमेंडमेंट के हवाले से जो प्लान किया जा रहा है कि वो लेके आना और पर्सन स्पेसिफिक के हवाले से बात आ रही है। तीसरा, वो जो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये मामला कमीशन की तरफ ना जाए। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि पीटीआई का क्या ओपिनियन, लेकिन जहां अगर जो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से अगर मामला आपको देखना है वो बड़ा बारीक है। ठीक है, देखिए इसमें एक मुल्क नहीं आता, इसके अंदर यूके आ रहा है, इसके अंदर पनामा आ रहा है, इसके अंदर सऊदी आ रहा है, इसके अंदर दुबई आ रहा है, इसके अंदर कतर आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं होगा कि इन उन ममालिक से इंफॉर्मेशन मंगा सके।
हाँ, एक इदारे के पास इख्तियार है, वो नैब है, अंडर द यूएन कन्वेंशन ऑन करप्शन 2005 के तहत। यानी अगर मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट, मैं अपनी एक राय दे रहा हूं, अगर कमीशन बनाती है, तश्कील करती है, तो जहां जज साहब यार सुप्रीम कोर्ट के हो, तो वहां टेक्निकल टीम्स में आपको नैब का बंदा रखना पड़ेगा, होना चाहिए, FIA का बंदा होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन का बंदा होना चाहिए, इसके अंदर आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री के हवाले से होना चाहिए आपका, और इंटीरियर मिनिस्ट्री के हवाले से होना चाहिए, और ये वो इलेक्शन कमीशन के कोई एक्सपर्ट लोग इसके अंदर, ये कमीशन के अंदर, और इसको, और ये कोई इतना बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई इतना लेंथी इशू नहीं होगा। ये डेज के अंदर अगर इख्तियार और TORs अगर सुप्रीम कोर्ट तय करे, बाकायदा पार्टीज को एक साइड पर रखकर, वैसे TORs दे चुके हैं, और कई चीजें, एक चीज और अब याद रखें, सुप्रीम कोर्ट को स्टेज के ऊपर रहमान मलिक को तलब करना चाहिए। मैं नई खबर दे रहा हूं आपको, चूंकि 97 के अंदर गालबन रहमान मलिक साहब इस बात में बड़ी एक तहकीक कर चुके हैं, FIA इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं, और कराची के अंदर बंदा एक मौजूद है, मैं नाम नहीं उसका लेना चाहता, उसके कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो BBC ने डॉक्यूमेंट्री के हवाले से बात की, अखबारों में, गार्जियन में छपा, ये वो सारी चीजें रिकॉर्ड के अंदर मौजूद हैं। पर उम्मीदें सारी बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की है, इस वक्त फाइनल फैसला उन्होंने करना है, वो क्या फैसला करती है। अच्छा, मुझे अब क्लोजिंग की तरफ जाना है। मीर साहब से वन लाइन आंसर, मीर साहब आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि जमात इस्लामी के वकील ने भी आज यही कहा है कि तहकीकाती कमीशन जो है उसको तश्कील दिया जाए, और जो हमारे लॉयर हमारे साथ मौजूद हैं अजहर साहब, उनका भी यही कहना है कि उन्हें कमीशन बनता नजर आ रहा है, लेकिन PTI नहीं चाहती। आप क्या कहते हैं, कमीशन बनेगा? देखिए, मैंने पहले कहा कि ये तो प्रेरोगेटिव सुप्रीम कोर्ट का, एपेक्स कोर्ट, वो अगर उन्होंने आज कहा बाकायदा खोसा साहब ने रिमार्क्स देते हुए कि हमने सारे के सारे ऑप्शंस ओपन रखे हुए हैं, ठीक है, और हमने किसी चीज़ से सरफे नज़र नहीं से काम नहीं ले रहे। अगर हमें लगेगा, हमारी तसल्ली हो जाएगी, तो 7, 8, 10 दिन में, मे बी डाउन द लाइन, कुछ और अरसे के बाद वो फाइनल फैसला दे देंगे, वरना डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन बना दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि इमरान खान, जो आपने अभी पहले बात की, खान साहब ने कहा कि ये जो इमरान खान ने, कि ये जो केस है, होना तो ये चाहिए था कि ये मियां नवाज शरीफ या मियां नवाज शरीफ फैमिली वर्सेस इमरान खान केस होता। ये इमरान खान वर्सेस गवर्नमेंट एंटायर मशीनरी केस बन गया है। एग्जैक्टली। यानी कि शरीफ फैमिली जो है वो ऐसा लगता है अपरेंटली कि अपनी करप्शन अगर की है तो उसको बचाने के लिए पूरी की पूरी गवर्नमेंट मशीनरी, तमाम एजेंसीज उन्होंने लगा दी हैं, झोंक दी हैं, तमाम मसल्स अपने उसके अंदर लगा दिए हैं, और उससे डेफिनेटली अल्टीमेटली नुकसान जो है वो शरीफ फैमिली ही का होगा। लेकिन जहां तक बात यह कि इलेक्शन कमीशन बनेगा या नहीं बनेगा, इसके बारे में मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रेडिक्शन करनी चाहिए। ये प्रेरोगेटिव है सुप्रीम कोर्ट का, अगर उन्हें लगेगा, उनकी तसल्ली नहीं होगी और उनको लगता है कि इलेक्शन कमीशन बना देना चाहिए, तो डेफिनेटली वो बना देंगे। वन लास्ट थिंग कि जैसा अजहर साहब ने कहा, मैं उनसे हम्बली इख्तलाफ करता हूं, चूंकि ओनस ऑफ प्रूफ जो है वो हुकूमती अदारों के ऊपर है, तो उनको लेकर आना पड़ेगा तमाम प्रूफ को यहाँ पर, जहां भी है, जिस भी मुल्क के अंदर है। ठीक है मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे तमाम तर मेहमान जो हमारे साथ मौजूद थे, इरफानुल्लाह साहब से कोशिश की गई कि उनसे बात की जाए, टेलीफोन लाइन पर ही आ जाए, लेकिन वो नहीं आए। डॉक्टर नौशीन हामिद साहब, अजहर सदीक साहब, मीर मोईज साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज की गुफ्तगू के लिए। नाज़रीन, कल भी पनामा केस की समाअत है, देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। कल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।